उन्होंने नोटिस किया कि बचपन के किडनी फेलियर के बहुत केसेस एक ही इलाके परसिया छिंदवाड़ा से आ रहे हैं। 2022 में अफ्रीका के एक छोटे से देश गाम्बिया में इंडियन कंपनी की कफ सिरप पीने से 70 से ज़्यादा बच्चे मर गए। उसे क्या पता था कि उस छोटी सी 30 रुपए की बोतल में जहर है। अब अगला बड़ा सवाल, इस सब का जिम्मेदार कौन है? आखिर ये कफ सिरप कौन सी गड़बड़ियों की वजह से जहर बन गया? इससे डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है। एक माँ ने अपने बच्चे को जहर पिला दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगा कि वो खांसी की दवा है। सोचिए क्या हाल हुआ होगा उस माँ का जब उसे पता चला होगा कि जो सिरप उसने अपने बच्चे की जान बचाने के लिए दी है उसी ने उसकी जान ले ली। अनफॉर्चुनेटली न चाहते हुए भी ये हमारे मेडिकल दवाओं की हकीकत बन चुकी है, जिसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हादसे की जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जहां खांसी का सिरप पीकर 20 से ज्यादा छोटे बच्चों की मौत हो गई। एक ऐसी दवा जो जिंदगी बचाने के लिए बनी थी, वो जहर बन गई। इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, कैसे ये ट्रेजेडी शुरू हुई, इसमें किसकी गलती थी और क्यों ऐसे हादसे बार बार हो रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इंडिया की फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड वाली इमेज को ऐसे इंसिडेंट से कैसे धक्का लग रहा है। सवाल बहुत ढेर सारे हैं। आखिर ये कफ सिरप कौन सी गड़बड़ियों की वजह से जहर बन गया? कैसे इतने बच्चे एक के बाद एक मर गए? और सबसे बड़ा सवाल, इसका जिम्मेदार कौन है? वीडियो के अंत तक आप सबको इन सब सवालों का जवाब मिलेगा, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। छिंदवाड़ा के एक छोटे से गांव डोंगर की बात है। अफसाना नाम की एक माँ ने अपने 4 साल के बेटे उसैद को बुखार और खांसी पर डॉक्टर की लिखी हुई कोल्ड ड्रिंक नाम की सिरप पिला दी। उसे क्या पता था कि उस छोटी सी 30 रुपए की बोतल में जहर है। कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप पीने के बाद कुछ दिन तो लगा कि उसैद को खांसी से आराम मिल रहा है, लेकिन कुछ ही टाइम बाद अचानक उसैद की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे उल्टी स्टार्ट हो गई, हाथ पांव उसके सूज गए और उसके दोनों किडनी फेल हो गए। उस रात छोटे उसैद ने हॉस्पिटल में रोते हुए अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे ले चलो, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुन के सोचे माँ के दिल का क्या हाल हुआ होगा। अफसाना ने उसे दिलासा दिया कि सुबह तक सब ठीक हो जाएगा, पर सुबह होते होते डॉक्टरों ने उसैद को मरा हुआ घोषित कर दिया। उसैद की माँ अभी भी वो खाली सिरप की बोतल अपने पास संभाल के रखती है। वो रोते हुए कहती है कि मुझे नहीं पता था कि जो 30 रुपए की कफ सिरप की बोतल मैं अपने बच्चे को पिला रही हूँ वो ये हाल करेगा। वो कहती है कि मेरे बेटे की ज़िंदगी की कीमत ये सिर्फ 30 रुपए रह गई है। सोचिए, एक माँ के मुंह से ये अल्फाज निकलना कितना दर्दनाक है। अपने ही हाथों से अपने बच्चे को जहर दे दिया। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है। अफसाना और उसैद जैसे हालात 20 से ज़्यादा परिवारों ने झेला पिछले 2 महीने में। शुरुआत में अचानक से देखा गया कि कुछ ही समय में एक छोटे से ब्लॉक परसिया में एक के बाद एक बच्चे बीमार पड़ने लगे, फिर उनकी मौत होने लगी। नागपुर के डॉक्टर्स ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उनको एक पैटर्न समझ आया। उन्होंने नोटिस किया कि बचपन के किडनी फेलियर के बहुत केसेस एक ही इलाके परसिया छिंदवाड़ा से आ रहे हैं। जब और गहन इन्वेस्टिगेशन की गई तो हर बीमार बच्चे के घर में एक चीज़ कॉमन मिली, कोल्ड ड्रिंक सिरप की बोतल। और यही सिरप की बोतल सबकी मौत का कारण निकला। सिर्फ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 21 बच्चों ने दम तोड़ दिया और इसके अलावा पड़ोस की बेटुल और राजस्थान में भी कुछ केसेस रिपोर्ट हुए। कुल मिलाकर लगभग 24 बच्चों की जान इस जहर बनी दवा ने ली। सोचिए, इतने सारे घरों में एक जैसी ट्रेजेडी। पहले बच्चों को सर्दी खांसी, फिर वही सिम्टम्स, जोर की उल्टी, शरीर का सूज जाना, पेशाब बंद हो जाना, किडनी फेल हो जाना और फिर बच्चों का गुजर जाना। ये जो शुरुआत में एक लोकल लेवल की प्रॉब्लम लग रही थी, देखते ही देखते नेशनल न्यूज़ बन गई, क्योंकि समझ आ गया था कि पॉइजन पूरे देश में घुल गया है दवा के रूप में। अब सवाल उठता है कि आखिर दवाई जहर कैसे बन गई? कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप का वो बैच जो बच्चों को दिया गया था, उसके लैब टेस्ट रिपोर्ट आप सुनोगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। उस सिरप के सैंपल में करीब 45 से 48% डायएथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG पाया गया। जी हाँ, आधा सिरप सीधा जहर था। DEG एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जो ब्रेक ऑयल और एंटीफ्रीज में इस्तेमाल होता है। ये इंसानों के इस्तेमाल के लिए नहीं बना और दवाइयों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अगर दवा में इसको मिलाना भी चाहो तो इसकी अलाउड लिमिट सिर्फ 0.1% है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक में ये लिमिट 500 गुना ज़्यादा पाया गया। मतलब हर एक सिरप के चम्मच के साथ बच्चे ने एक ब्रेक ऑयल पिया। आप समझ सकते हैं कि ऐसे जहर का असर बच्चे के लीवर, किडनी सब पर खतरनाक तरीके से हुआ। ये सुनकर आप सोच रहे होंगे कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। क्या उन्हें पता नहीं था कि इतना बड़ा पॉइजन उनकी मेडिसिन में है? दोस्तों, यहाँ आती है कॉस्ट कटिंग और करप्शन की कहानी।
ये कहानी है आज हमारे देश के कुछ करप्ट, लालची और मुनाफाखोर फार्मा कंपनियों की। दवा बनाने के लिए जो सिरप बेस सेफ माना जाता है वो यूजुअली ग्लिसरीन या प्रोपिलीन ग्लाइकोल जैसा केमिकल होता है, लेकिन वो थोड़ा महंगा पड़ता है। तो कुछ लोग उसको इलीगल तरीके से सस्ता करने के लिए उसकी जगह सस्ता इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट डाल देते हैं, जैसे डीएजी और इथिलीन ग्लाइकोल, जो सेफ केमिकल जैसे ग्लिसरीन से आधे दाम पर मिल जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। इस केस में भी पैसा बचाने के चक्कर में ऐसा किया गया। और शर्म की बात तो ये है कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इंडिया में इससे पहले कई बार बच्चों की मौत ऐसे जहरीली दवा से हो चुकी है। दवाओं की सप्लाई चेन में मजबूरी से ज़्यादा लालच और मुनाफाखोरी नजर आती है। नुकसान का रिस्क जानते हुए भी कुछ लोग जानबूझकर ये खतरा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पकड़े नहीं जाएंगे। इस केस में श्रीसन फार्मास्यूटिकल नाम की एक छोटी फार्मा कंपनी ने कोल्डी सिरप बनाया था। इन्होंने शायद सोचा होगा कि ग्लिसरीन बहुत महंगा है, तो गाड़ियों में डलने वाला एंटीफ्रीज केमिकल ही दवा में मिला दो, आधी कॉस्ट और ज़्यादा मुनाफा। वाह रे सोच। ये है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोले जाने वाले देश की फार्मेसी का हाल। यहाँ मुनाफाखोरी के आगे बच्चों की जिंदगी भी सस्ती पड़ जाती है। कंपनी के मालिक एस रंगनाथन को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर कल्पेबल होमिसाइड और ड्रग एडल्ट्रेशन के केस लगे हैं। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और जिस बैच की बॉटल मार्केट में थी उनको तुरंत रिकॉल करने के ऑर्डर भी आ गए हैं। सुनने में आ रहा है कि फैक्ट्री का हाल भी बहुत बुरा था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में लिखा था कि मशीनरी जंग लगी हुई थी, सफाई नाम की चीज़ नहीं थी, ना कोई क्वालिटी टेस्टिंग हो रही थी। ऐसे माहौल में अगर दवा बनाएंगे तो वहाँ से दवाई नहीं जहर ही प्रोड्यूस होगा। जब टीम इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पहुँची तो कोई भी कर्मचारी वहाँ नहीं था, सब भाग खड़े हुए थे। और इंस्पेक्शन टीम को ऐसा लगा कि भागने से पहले उन्होंने फैक्ट्री में पड़े मेडिसिन और केमिकल को जला के सबूत मिटाने की कोशिश की थी। आधे जले हुए मेडिसिन स्ट्रिप्स के लेबल और केमिकल का डब्बा इधर उधर पड़ा मिला। ये सब देख के ये समझ में आता है कि कितनी मिलावट और बिलो स्टैंडर्ड का काम चल रहा था वहाँ। अब अगला बड़ा सवाल, इस सब का जिम्मेदार कौन है? अगर सीधी बात करें तो यहाँ पर सभी के हाथ थोड़े बहुत रंगे हुए हैं। सबसे पहले उंगली उठ रही है उस फार्मा कंपनी पर जिसने जहर मिली दवा बनाई। अफसाना जैसी माएँ खुल के कह रही हैं कि सबसे बड़े दोषी वो कंपनी वाले हैं। वो कह रही है कि जिस कंपनी ने ये सिरप बनाई उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और ये सच बात है। अगर कोई लालच या लापरवाही से ऐसी मिलावट करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। अभी कंपनी के मालिक अरेस्ट तो हुए हैं, देखते हैं कानून क्या फैसला सुनाता है। लेकिन पूरी कहानी सिर्फ मेडिसिन कंपनी की नहीं है, रेगुलेटर्स और सिस्टम की भी बड़ी फेलिंग्स निकल के सामने आई हैं। सच तो यह है दोस्तों कि इंडिया में दवाओं की देखरेख का सिस्टम ही ऐसा है जो तब तक नहीं जगता जब तक कोई बड़ी दुर्घटना न हो जाए। आप इसे कच्ची नींद में सोया हुआ चौकीदार समझ लो जो चोर घुसने के बाद ही उठता है। जिस डॉक्टर प्रवीण सोनी ने यह सिरप प्रिस्क्राइब की उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है वहाँ के प्रशासन के द्वारा। इससे डॉक्टर कम्युनिटी में बहुत गुस्सा है और उनका गुस्सा मुझे वाजिब भी लगता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए भी उस डॉक्टर के सपोर्ट में खुल के सामने आई है। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि डॉक्टर को अरेस्ट करके गलत इंसान को ब्लेम किया जा रहा है। असल गलती तो रेगुलेटरी बॉडीज और फार्मा कंपनी की है, जो कि मुझे भी सही बात लग रही है। अब इसमें डॉक्टर्स की क्या गलती? उनकी जिम्मेदारी नहीं है दवाई की टेस्टिंग करना। जिनकी जिम्मेदारी है वो अगर अपना काम ढंग से करते तो ये नौबत ही नहीं आती। ये बात आईएमए ने भी बोला कि जो सिर्फ सरकारी सप्लाई चेन से आई उसका पॉइजन टेस्ट करने का डॉक्टर का काम नहीं था। ये जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोलर और सरकार की थी। तो सोचिए डॉक्टर्स भी हैरान है कि उन्हें क्यों फंसाया जा रहा है। यहाँ पे वही पुराना हथकंडा अपनाया जा रहा है। जब भी कोई ट्रेजेडी हो, अगर पूरे देश की मीडिया की नज़र हो उस पर, तो जल्दी से जल्दी किसी को पकड़ के दिखा दो, चाहे वो असल दोषी हो या ना हो। सरकारी नज़रअंदाजी भी बहुत बड़ी वजह है। भारत में ड्रग रेगुलेशन का निज़ाम थोड़ा टेढ़ा है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO सेंट्रल लेवल पर नए ड्रग्स इंपोर्ट वगैरह को रेगुलेट करता है, लेकिन जो छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस हैं, क्वालिटी चेक्स हैं, वो अधिकांश राज्य यानी स्टेट के ड्रग कंट्रोलर के हाथ में है। और हर स्टेट में हज़ारों दवा बनाने वाली छोटी फैक्ट्रियां हैं जिन पर स्टेट के रेगुलेटरी अधिकारियों की नज़र रखने की जिम्मेदारी होती है। पेपर पे तो सिस्टम परफेक्ट है, पर असल में सेंटर और स्टेट एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा गैप है। और उसका रिजल्ट क्या होता है? 2 मालिकों वाला कुत्ता भूखा रह जाता है वाली कहावत समझ लो। सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर्स अक्सर एक दूसरे पर जिम्मा डालते हैं और बीच में फर्जी दवा बनती रहती है। खुद CDSCO ने माना कि ज़्यादातर राज्यों के लैब्स और ऑफिसर्स के पास न तो प्रॉपर ट्रेनिंग है, न इक्विपमेंट है जो इम्प्योरिटीज पकड़ सके या कंप्लायंस इन्फोर्स कर पाए। ऐसे में चलता है सब राम भरोसे। जब तक कोई बच्चा नहीं मरता तब तक फाइल नहीं हिलती।
क्योंकि हमारा बना हुआ इल्ज़ाम नहीं है। खुद एक रिटायर्ड साइंटिस्ट ने कहा कि सिस्टम तभी रिएक्ट करता है जब लोग मर जाते हैं और मीडिया का अटेंशन होता है। एक बार मीडिया चला गया तो उसके बाद चेक्स वगैरह भी ढीले पड़ जाते हैं। हर बार ऐसी कोई ट्रेजेडी होती है तो कुछ दिन तक हंगामा होता है, कमिटीज़ बनती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, पर सब नॉर्मल मोड में कुछ दिन बाद चला जाता है जब तक अगली ट्रेजेडी ना हो जाए। इस ट्रेजेडी के बाद भी हल्ला मचने पर सरकार ने वही यूजुअल कदम उठाया जैसा हर ट्रेजेडी के बाद उठाया जाता है। कुछ गिने चुने ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया और कुछ मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। चलिए ट्रेजेडी के बाद ही सही, लेकिन फाइनली तमिलनाडु की फैक्ट्री जहां कोल्ड ड्रिंक बनता था उसको बंद कराया गया और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल इंस्पेक्शन ड्राइव शुरू किया गया सारे देश में सिरप बनाने वाले यूनिट्स की जांच करने के लिए। अभी तक 6 स्टेट्स में 19 प्लांट्स चेक भी कर लिए गए। उन्हें जहां जहां गंदगी नॉन कंप्लायंस दिखा उनको नोटिस दिया गया और सस्पेंड भी किया गया बहुत से लोगों को। ये सब देख के लग तो रहा है कि फाइनली सिस्टम जग गया है, पर कब तक जगा रहेगा ये कह पाना मुश्किल है। कहीं न कहीं दिल में ये डर लगा रहता है कि जैसे ही पब्लिक का ध्यान हटेगा फिर से वही सेम ढर्रे पे चीज़ें चलने लगेंगी। सबसे ज़्यादा धक्का पहुंचाने वाली बात तो ये है कि भारत जो दुनिया भर में सस्ती और अच्छी दवाइयाँ का सबसे बड़ा सप्लायर माना जाता है, उसी देश का बनाया हुआ सिरप इतना बड़ा जहरीला कांड कर गया। हमारे प्रधानमंत्री ने गर्व से कई बार बोला है कि इंडिया को आज वर्ल्ड की फार्मेसी माना जाता है, क्योंकि हम बहुत ढेर सारे देशों को दवा एक्सपोर्ट करते हैं। हमने न जाने कितने गरीब देशों को वैक्सीन, लाइफ सेविंग ड्रग्स पहुंचाई हैं। लेकिन ऐसी हादसों के बाद आपको लगता है कि हमारा भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाने के लायक रहेगा? ऐसे इंसिडेंट्स हमारी साख को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाते हैं। ट्रस्ट एक दिन में बिल्ड नहीं होता, उसमें टाइम लगता है, पर तोड़ने के लिए एक ऐसी ट्रेजेडी ही काफ़ी है। अब तो हालत ये है कि गाम्बिया से लेकर इंडोनेशिया तक बहुत से देशों ने फैसला किया है कि भारत की आई दवा को बिना टेस्ट किए डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। सोचो, हमारे देश से एक्सपोर्ट किए हुए ड्रग्स को पहले वो फॉरेन लैब्स में चेक करवाएंगे और यकीन होने के बाद ही बच्चे और बूढ़ों को वहाँ पिलाएंगे, क्योंकि उन्हें डर है कि पता नहीं अंदर क्या मिलावट हो। ये हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। और ये डर सिर्फ लफ्ज़ों का डर नहीं है। पिछले 1-2 साल में ही भारत की बनी सिरप ने विदेश में कई मासूम जिंदगियां ले ली हैं। 2022 में अफ्रीका के एक छोटे से देश गाम्बिया में इंडियन कंपनी की कफ सिरप पीने से 70 से ज़्यादा बच्चे मर गए, किडनी फेल होने से। फिर उसी साल के एंड में उज़्बेकिस्तान में भी सिमिलर इंसिडेंट हुआ। नोएडा की कंपनी मरियन बायोटेक की बनाई गई डॉक 1 मैक्स नाम की कफ सिरप देने से बहुत से बच्चों को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और लगभग 68 बच्चों की मौत हो गई। इन दोनों केसेस में भी जब बाद में इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि वो उसमें भी सेम केमिकल था, डायएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, वही ब्रेक ऑयल में यूज़ करने वाला केमिकल। इसकी वजह से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हुई। ग्लोबल हेडलाइंस बनी कि इंडियन मेड कफ सिरप लिंक टू चाइल्ड डेथ अब्रॉड। सोचो, जिनको हम दवा बेच रहे थे उन्हीं के बच्चों को हमने जहर दे दिया। उज़्बेकिस्तान ने इस ट्रेजेडी के लिए 23 लोगों को जेल भेज दिया, जिसमें एक इंडियन फार्मा का एग्जीक्यूटिव भी था जिसको 20 साल की जेल हुई। इसके अलावा वहाँ के कोर्ट ने 68 बच्चों के परिवार वालों को $80,000 मतलब कि 65 लाख रुपीज़ का कंपनसेशन देने का ऑर्डर भी किया। सो विदेश ने तो कुछ कड़ी कार्रवाई कर दी, पर अपने इंडिया में क्या हुआ इस इंसिडेंट के बाद? गाम्बिया और उज़्बेक केसेस में जिन इंडियन कंपनीज के नाम आए, मेडन फार्मा और मेरियन बायोटेक, उन पे यहाँ भी इंक्वायरीज बैठी, प्रोडक्शन रोक दी गई, फैक्ट्रीज बंद हो गई। लेकिन आपको हैरानी होगी, अब तक ना किसी को सज़ा मिली है और ना किसी का सीरियस अकाउंटेबिलिटी फिक्स हुई है। ज़्यादा लाइसेंस कैंसिल हुआ है या फिर कुछ दिनों के लिए फैक्ट्री बंद कर दी गई बस। इसलिए जब 2025 में मध्य प्रदेश वाला केस हुआ तो दुनिया भर से लोग कह रहे हैं कि फिर से वही होगा। हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये एक रिकरिंग पैटर्न बन चुका है। हर बार जब ऐसा होता है हमको थोड़े दिन शर्म आती है, थोड़ा सा हम रोष दिखाते हैं और फिर भूल जाते हैं। और भूलेंगे क्यों नहीं? जरा सोचिए, जिस देश में गोरखपुर में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं, नासिक में हॉस्पिटल में आग लगने से पेशेंट मरते हैं, कभी हैंड सैनिटाइजर पीने से गाँव में लोग मर जाते हैं, वहाँ ये नई ट्रेजेडी में मरे हुए लोग भी नंबर बनकर ही रह जाएंगे। लोग कुछ दिन तक चिल्लाएंगे कि भाई कड़ी कार्रवाई करो, फिर उसके बाद एज यूजुअल लाइफ गोज ऑन। लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये चेन ऑफ ट्रस्ट टूट रहा है। जिस भारत ने दुनिया भर को दवा दे के ईमान कमाया था, वहाँ की दवा देखकर अब लोग कांपने लगे हैं। खुद हेल्थ एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि मसला कानून की कमजोरी नहीं है, बल्कि उसके इम्प्लीमेंटेशन की कमी है। रूल्स तो काफ़ी सख्त हैं पेपर पे, पर जब स्टेट रेगुलेटर्स के पास ना पैसा हो ना मैन पावर हो उसको इन्फोर्स करने के लिए, तो ये सारे रूल्स बेकार हैं।
यही हमारी सिस्टम्स की पोल खोल कर रख देती है। मध्य प्रदेश की स्ट्रेटजी ने पूरे देश को झकझोरा है। न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह लोग गुस्से में हैं। पेरेंट्स की आंखों में आंसू के साथ साथ एक सवाल है, आखिर हम अपने बच्चों को दवा भी भरोसे से नहीं दे सकते? किस पर भरोसा करें? अफसाना जैसे कितने माँ बाप का मेडिकल सिस्टम से विश्वास उठ गया है। वो कहती है कि मैंने बुखार के लिए डॉक्टर को दिखाया और कुछ दिनों बाद मेरा बेटा ही चला गया, अब किस पर भरोसा करूं? ये सिर्फ उस एक माँ की बात नहीं है, हर उस परिवार की भावना है जिनका लाल चला गया है। ये हाल देख के अब राजनीतिक अखाड़ेबाजी भी शुरू हो गई है। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि सरकार ने नेग्लिजेंस की, इंक्वायरी की मांग हो रही है। तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की सरकारें एक दूसरे पर इल्ज़ाम डाल रही हैं क्योंकि एक जगह दवा बनी और दूसरी जगह बिकी। पर जनता को राजनीति नहीं, एक्शन चाहिए। इस मामले को अब एक क्लाइमेक्स पॉइंट समझ के कुछ कंक्रीट कदम लेने की बात हो रही है। एक्सपर्ट्स फिर से पुरजोर डिमांड कर रहे हैं कि एक यूनिफाइड ड्रग सेफ्टी अथॉरिटी बनाई जाए जो स्टेट सेंटर के बीच लिंक का काम करे। सजेशन आए हैं कि रॉ मटेरियल सप्लायर की रेगुलर ऑडिटिंग हो, जिससे कोई सस्ता जहर चुपके से सप्लाई चेन में न घुस जाए। फार्मा फैक्ट्रीज के लिए रियल टाइम डाटा शेयरिंग हो, बैच ट्रैक हो, ताकि वो कहाँ जा रहा है पता चले। और सबसे बड़ी बात, जब ऐसी गड़बड़ मिले तो ब्लेम गेम खेलने के बजाय मिलके प्रॉब्लम सुलझाएं, ना कि ऐसा करें जैसे अभी तमिलनाडु और मध्य प्रदेश एक दूसरे को दोष दे रहे हैं। ये सब रिकमेंडेशन अच्छे हैं, लेकिन किताबों और प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन करने पर जोर देना होगा, वरना फिर वही होगा। कुछ महीने बाद एक नए नाम से कोई नई दवा आएगी और कोई नया इलाका शिकार बनेगा। सच कहूँ तो ये मेडिसिन का बिजनेस भरोसे का बिजनेस होता है। अगर पेशेंट और डॉक्टर्स का भरोसा उठ गया तो सिर्फ दवा बिकने से इंडस्ट्री नहीं चल सकती। इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को जो दुनिया भर में इज्जत मिली है वो हमारे एफोर्डेबल मेडिसिन के कारण है। अभी भी इंडिया दुनिया में क्वांटिटी के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा ड्रग प्रोड्यूसर है। इस अचीवमेंट को बरकरार रखने के लिए हमें क्वालिटी और सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देना ही पड़ेगा। इस पूरी कहानी से 2-3 चीज़ें बहुत साफ होती हैं। पहले है कि हमारे देश के हेल्थ सिस्टम में जहर घुला हुआ है। वो जहर है करप्शन का, लापरवाही का और कॉस्ट कटिंग का जहर। जब तक इनको नहीं निकाला जाता तब तक कभी ग्लिसरीन की जगह डीजी डालने वाले मिलेंगे तो कभी फेक ड्रग्स बनाने वाले मिलेंगे। और दूसरी है कि हमारी रेगुलेटरी सिस्टम को अपनी नींद से जागना पड़ेगा। हर बार की तरह रिएक्शन नहीं, बल्कि पहले से प्रिवेंशन करना होगा। सिस्टम को अभी और कितने वेकअप कॉल्स चाहिए, ये सवाल पूरी जनता पूछ रही है। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, हम बस गम और गुस्से में 2 दिन सोशल मीडिया पर ट्रेंड चला के भूल न जाएं। जब तक विक्टिम फैमिलीज़ को इंसाफ न मिले, जब तक जिम्मेदार लोग सजा न पाए, तब तक दबाव बनाए रखना होगा। ये एक आम चिंतन का मौका है जहां हमें तय करना है कि हम अपनी फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड की पहचान को बचा के रखना चाहते हैं या नहीं। अभी के लिए पैटर्न ऐसा ही है, पहले कोई डेडली बैच आता है, फिर पब्लिक आउटरीच होता है और फिर कुछ दिन बाद सब शांत, और फिर अगला हादसा होने तक कोई खबर नहीं बनती। ये सिलसिला तोड़ना पड़ेगा। इंडिया की ड्रग इंडस्ट्री अभी भी ग्लोबल साउथ की लाइफलाइन है, पर हर नई कंटेमिनेशन हमारे उस दावे को कमज़ोर कर रही है। हर दवा की बोतल के पीछे एक भरोसे की चेन जुड़ी होती है, और जब भी वो चेन टूटती है ना, तो कीमत सिर्फ रेपुटेशन की नहीं चुकानी पड़ती, कीमत मासूम बच्चों की ज़िंदगियों से चुकानी पड़ती है, और ये हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसी सच्चाइयाँ और सामने लाएं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।